मैं वासुदेव प्रसाद यादव आज बीए सेमेस्टर 3 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है प्लेटोज आइडियल स्टेट, प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो एक ऐसा आदर्श राज्य की रचना करना चाहता था, मुख्य रूप से आदर्श मॉडल, अर्थात उसकी रचना, उसकी दृढ़ता, उसके सौंदर्य, उसकी आदर्शवादिता में कभी भी कुछ भी कमी न रह जाए, कहीं कोई त्रुटि ना हो, कहीं किसी तरह का कोई खामियां ना रह जाए, ऐसे एक मॉडल स्टेट के बारे में कल्पना करता है। आदर्श के हेतु उपासना ही रिपब्लिक में उनके चिंतन का एकमात्र लक्ष्य था। उसको एक बात की विशेष चिंता नहीं थी कि उसके द्वारा चित्रित आदर्श राज्य व्यवहारिक भी है या नहीं, इसके कतई चिंता नहीं था। वह मूल रूप से एक मॉडल स्टेट के बारे में बात करता है। उसने स्वीकार भी किया है कि नगर राज्य या आदर्श राज्य शब्दों में निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार से पृथ्वी पर यह कहीं भी नहीं है। वह राज्य का आदर्श मॉडल बनाने हेतु उसकी इतनी उत्तेजना थी कि इसे व्यवहारिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा भी संशोधन करने को तैयार नहीं था। उसे केवल इस बात से संतोष था कि वह इसे राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का क्या संबंध है? जब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो उनके जो आदर्श राज्य था उसके व्यक्ति और राज्य के बारे में क्या संबंध है, इस बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट इन प्लेटोज आइडियल स्टेट। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति पर विचार करते हुए किया है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति और राज्य दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात राज्य ही व्यक्ति का एक बड़ा बृहद रूप है। प्लेटो का मानना था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से बनता है जो उनमें निवास करते हैं। अर्थात प्लेटो के राज्य के चेतना में तथा व्यक्ति के चेतना में समानता व एकरूपता का आभास होता है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति और राज्य के न तो उद्देश्यों में ही अंतर है और न ही उसके हितों में किसी प्रकार का विरोधाभास है। दूसरी, जब हम उसके आइडियल स्टेट की विशेषताओं की चर्चा करते हैं तब एक प्रश्न यह आता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण में उसका जो कितने चरणों में हुआ या निर्माण की मुख्य बातें क्या थी। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण के 3 चरणों में बांटा गया था। पहला चरण था जिसको उत्पादक वर्ग कहते थे। प्लेटो के अनुसार यह जो उत्पादक वर्ग है, इनमें मानव की आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति राज्य का बैकबोन, रीढ़ होता है, जिसके ऊपर राज्य की शक्तिशाली होना निर्भर करता है। अर्थात राज्य आर्थिक संपन्नता ही राज्य की विशेषता होती है और उसी पे उनका विकास निर्भर करता है। दूसरा जो चरण है, जिसको द्वितीय चरण कहते हैं, वो सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता था, जिसमें उत्साह, साहस का प्रतिनिधि माना जाता था। सैनिक वर्ग के कार्यों, दायित्वों और गुणों का विश्लेषण कर प्लेटो ने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आत्मा का साहस तत्व आदर्श राज्य के निर्माण एवं संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जब तीसरे चरण की बात करते हैं तो एक दार्शनिक शासक के रूप में है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और प्लेटो जिसको सबसे राज्य के बागडोर जिसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। प्लेटो राज्य के विवेक रीजन तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है, जिसे दार्शनिक शासक या फिलोसोफर किंग के रूप में जाना जाता है। विवेक के अंतर्गत प्लेटो ने 2 गुण माने हैं। इन दार्शनिक शासक का जो विवेक है इसको 2 गुण के रूप में माना है। प्रथम, विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है, और द्वितीय, विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। अर्थात प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए एवं उसमें पर्याप्त मात्रा में स्नेहशीलता होनी चाहिए। आदर्श राज्य की आधारशीलता, प्लेटो की आदर्श राज्य की जब हम कल्पना करते हैं, जब उस पर विचार करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि उसकी आधारशिला किस पर आधारित था। यानी कि आदर्श राज्य की आधारशिला का मुख्य जो था वो न्याय था। फाउंडेशन ऑफ आइडियल स्टेट दैट इज जस्टिस। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई है। न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य के वर्गीकरण को तथा कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर आधारित होता है। जब हम राज्य एक मॉडल स्टेट की बात करते हैं, आइडियल स्टेट की बात करते हैं, तो इसका आधार स्तंभ क्या था? द पिलर ऑफ आइडियल स्टेट जो है वो एजुकेशन एंड कम्युनिज्म पे आधारित था। यानी कि आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद पर टिकी हुई है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि कोई व्यक्ति शिक्षा जो है व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे ही वह कार्य संपन्न करते रहने की प्रेरणा देती है। और साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से ही आदर्श राज्य की निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक बाह्य परिस्थितियां ऐसी होती है जिसका प्रभाव मनुष्य पर गहरी छाप पड़ता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में उन बाह्य परिस्थितियों को जड़ से नष्ट कर देता है जो मानव समाज के नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। प्लेटो का साम्यवाद मुख्य रूप से संपत्ति एवं पत्नियों के रूप में मानता है, जो राज्य के 2 वर्ग शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है। और जो लास्ट है आदर्श राज्य की जो बागडोर वो दार्शनिक शासक के हाथ में सौंपा जाता है। द लीडरशिप ऑफ द आइडियल स्टेट इन द हेड ऑफ फिलोसोफर किंग। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक वर्गों को सौंपता है। दार्शनिक शासक सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निर्लोभी होते हैं। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य में शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में रखना चाहिए, जो कंचन और कामनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करे। दार्शनिक शासक राज्य के कल्याण के साथ अपना कल्याण एवं राज्य के अहित के साथ अपना अहित मानता है। अर्थात प्लेटो सर्वज्ञाता, विवेकशील तथा ममत्वशील दार्शनिक शासक को आदर्श राज्य की बागडोर निर्बाध रूप से सौंप देना चाहता है।